जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और अपना चैप्टर चल रहा तीसरा, रेशों से वस्त्र तक। अपन ऊन की बात कर रहे थे, ऊन से रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो ऊन से रेशा प्राप्त करने के लिए 6 चरण होते हैं। 3 चरण हमने पढ़ लिए थे और आज चौथा चरण पढ़ रहे हैं। तो रेशों से ऊन प्राप्त करने का चौथा चरण ये है कि इस चरण में क्या करते हैं, बालों को धोकर सुखाया जाता है। इसमें बालों को धोकर क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। लेकिन सुखाने से पहले इनमें जो कुछ छोटे छोटे कोमल, एकदम पतले पतले कोमल और छोटे छोटे कोमल व छोटे छोटे कोमल व छोटे छोटे रेशे होते हैं, जिन्हें बर कहते हैं। क्या कहते हैं? बर। उनको अलग किया जाता है। तो चौथे चरण में बालों को धोकर सुखाने से पहले इनमें से कोमल व छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, जिन्हें बर कहते हैं, इनको छांटकर अलग किया जाता है। इनको अलग कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बर की छटाई। यानी बर ये कोमल व छोटे छोटे रेशे जिन्हें बर कहते हैं, इनको बर को छांटकर, यानी बर को ऊन में से, ऊन के ढेर में से छांटकर बर को अलग कर दिया जाता है। इसे बर की छटाई, बर को अलग करना कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ये बर क्या है, कभी कभी आपके स्वेटर पर एक रोएदार ऐसे रुई जैसे गुच्छा बन जाता है। तो स्वेटर के ऊपर रोएदार गुच्छा बन जाता है, वो क्या होता है? बर। क्या होता है? बर। तो अब इस बर को छाट के अलग कर दिया जाता है। फिर इस वापस इन धागों को या ऊन को धोकर वापस क्या करते हैं? धोकर सुखाते हैं। वापस धोकर क्या करते हैं? सुखाते हैं। और सुखाने के बाद जो रेशे प्राप्त होते हैं या जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनसे क्या बनाई जाती है? ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं या ऊन प्राप्त की जाती है। तो चौथे चरण से ऊन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो चौथा चरण ये हो गया। फिर पांचवा चरण में क्या होता है? पांचवें चरण में करते हैं, इन रेशों पर क्या रेशे प्राप्त हुए उन पर क्या की जाती है? रंगाई। क्या की जाती है? रंगाई। रंगाई का मतलब होता है रंग करना। रंगाई का मतलब क्या होता है? रंग करना। क्योंकि हमें पता है कि भेड़ों से जो ऊन प्राप्त हुई है वो काली, भूरी और सफेद होती है। तो अब हमें लाल ऊन चाहिए, तो उस पर कौन सा रंग कर देंगे? लाल। तो ऊन के ऊपर रंग किया जाता है, इसे रंगाई कहते हैं। रंगाई करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि ऊन जो होती है वो 3 कलर में होती है, भूरी, सफेद और काली। इसीलिए 5वें चरण में ऊन पर रंगाई की जाती है, उस पर कलर किया जाता है, रंग किए जाते हैं, जिसे रंगाई कहते हैं। तो लास्ट छठा चरण जो है, उसमें क्या करते हैं? छठे चरण में ये जो धागे हैं, इनको सुलझाकर, इनको सीधा करते हैं, सीधा किया जाता है और सुलझाकर, और फिर इनको आपस में से लपेट कर इससे ऊन के रेशे या ऊन के धागे प्राप्त किए जाते हैं, जो बाजार में हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार 5वें और 6वें चरण के बाद हमें जो बाजार में ऊन मिल रही है, वैसी ऊन बाजार से प्राप्त होती है। इसके 6 चरण हो गए पूरे कंप्लीट। अब इसके बारे में लिखेंगे अपन। चौथा चरण, 5वां चरण और 6ठा चरण। ठीक है बेटा, चलो लिखेंगे। चौथे चरण में क्या होता है? इसमें देखो, इस चरण में बालों को सुखाया जाता है। बालों को सुखाया जाता है, लेकिन सुखाने से पहले सुखाएंगे, लेकिन पहले सुखाने से पहले क्या करेंगे? तो इससे पहले बालों को सुखाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें बालों को सुखाया जाता है, धोकर सुखाते हैं। लेकिन सुखाने से पहले क्या करते हैं? सुखाने से पहले इसमें छोटे छोटे, सुखाने से पहले पतले या छोटे छोटे, सुखाने से पहले बालों में से छोटे छोटे
फूले हुए, फूले हुए, फूले हुए मतलब ऐसे गुच्छे के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। फूले हुए रेशों के सुखाने से पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट कर अलग करते हैं, अलग करते हैं, छांट कर अलग करते हैं, जो बर कहलाते हैं, उनके कहते हैं बर। तो ऊन जो है उसमें बहुत सारे रेशे पड़े होते हैं, उसमें जो छोटे छोटे कोमल छोटे छोटे होते हैं, एकदम कोमल होते हैं, कोमल आसानी से मुड़ने वाले कोमल, और फूले हुए रेशे होते हैं गोल गोल ऐसे गुच्छे के रूप में, जैसे रुई होती है ना, रुई, रुई कपास, रुई जो होती है उसको एकदम गुच्छे के रूप में होती है ना, पूरी एकदम साफ, वैसे ही। तो रेशों में से कोमल फूले हुए रेशों को छांटकर अलग करते हैं, ये रेशे का कहलाते हैं बर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बर कहलाते हैं। और इन रेशों को अलग करने के लिए कहते हैं बर की छटाई। या लिखना चाहें ये वही बर है, बर कहाँ पाए जाते हैं, वही बर है जो स्वेटर पर गुच्छे के रूप में या फूले हुए, गुच्छे के रूप में लिख सकते हो या फूले हुए, स्वेटर पर गुच्छे के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, गुच्छे के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, गुच्छे के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इनको छांट कर अलग कर दिया जाता है बर को, और फिर इनको धोया जाता है। इसके बाद इन्हें धोकर वापस अभिमार्जन करके, अभिमार्जन का मतलब होता है धोना, अभिमार्जन करके सुखा दिया जाता है, सुखा दिया जाता है। और फिर जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, और फिर प्राप्त होने वाले उत्पाद क्या होते हैं, जैसे प्राप्त उत्पाद, और फिर प्राप्त उत्पाद ही रेशों के रूप में या दागों के रूप में काटे जाने के लिए, दागों के रूप में, दागों के रूप में काटे जाने वाली, काटे जाने वाली ऊन होती है। ओके, चलो तो इस प्रकार हो गया चौथा चरण। पांचवें चरण में क्या किया था मैंने, रंगाई। क्या करते हैं, ऊन की क्या की जाती है, रंगाई की जाती है। तो पांचवें चरण देखो आप, इस चरण में रेशों की विभिन्न रंगों में, जो ऊन के रेशे हैं उन पर रंग किया जाता है। तो रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ के बाल कैसे होते हैं, क्योंकि भेड़ के बाल सफेद, काले और भूरे होते हैं, इसलिए इसको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। भेड़ के बाल कैसे होते हैं, भेड़ के बाल सफेद, काले व भूरे होते हैं। ओके, कंप्लीट। अगला छठा चरण है, इसे कहते हैं रीलिंग। क्या कहते हैं, रीलिंग। धागों को खुल जाकर सीधा करके लपेट देते हैं। तो लिखेंगे अंतिम चरण इसको बोलते हैं रीलिंग। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। रीलिंग का मतलब होता है धागों को सीधा करके सुलझाते हैं, सीधा कर दिया, धागों सीधा कर दिया, फिर रीलिंग कर दिया, सीधा सुलझाया, ठीक है। फिर उनको लपेट के फिर उसे ऊन प्राप्त कर ली जाती है, मतलब बाजार में मिलने वाली ऊन वो तैयार हो जाती है। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। इसमें रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, रेशों को सीधा करके
सीधा करके सुलझाया जाता है, सुलझाया जाता है तथा उन्हें लपेट कर सिर को लपेट लेते हैं, लपेट कर धागा बनाया जाता है। अभी लंबे रेशे होते हैं, लंबे रेशों को काटकर ऊन के से या काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में, स्वेटर की ऊन के रूप में तथा छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं या ऊनी वस्त्रों के रेशे तैयार किए जाते हैं। ऊनी वस्त्र के रूप में उपयोग होता है। ओके, चरण कंप्लीट हो गया। ये छठा चरण कंप्लीट हो गया। ऊन हो गया कंप्लीट। पांचवा चरण क्या था? बालों को सुखा के उनमें से बाल को अलग कर देना और फिर वापस धो के सुखाना। छठे चरण, पांचवें चरण में रंगाई करना, इस पर अलग अलग रंग किए जाते हैं। और छठे चरण में, अंतिम चरण में रीलिंग होती है, रेशों को सीधा करके सूख जाते हैं, फिर उनको लपेट के उससे धागे तैयार किए जाते हैं। लंबे रेशे जो होते हैं उनसे उनसे तो स्वेटर बुनने का ऊन प्राप्त करते हैं और छोटे रेशे से ऊनी वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। जो गया 6 चरण कंप्लीट। इसको लिखो, फिर आगे करवाते हैं, रेशम के बारे में करते हैं। कोई नहीं, लिखिए। अब आपने इसको बिठा दो। चलो, अब रेशम की बात करते हैं।
रेशम की क्या है, जांतव रेशा। क्या है ये, जांतव रेशा यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा। इस पाठ्यक्रम में क्या पढ़ रहे हैं, जंतु रेशों के बारे में, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ऊन किससे प्राप्त होता है, भेड़, बकरी या किससे प्राप्त होता है। तो अब रेशम जो है वो जंतु रेशा है, जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा है। रेशम किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट से, रेशम कीट से, रेशम कीट से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, रेशम के धागे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब रेशम के लिए रेशम अपने को प्राप्त करना है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पाला जाता है, रेशम कीट को पाला जाता है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन। क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन, या इसका दूसरा नाम है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। और रेशम को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्क। क्या बोलते हैं, सिल्क, सिल्क यानी रेशम। ठीक है, और एक बार रेशम के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि रेशम जो है, रेशम का जो उत्पादन है, रेशम का उत्पादन, रेशम सबसे अधिक कहाँ तैयार किया जाता है, तो चीन रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। सबसे अधिक रेशम जो है तो चीन में उत्पादित की जाती है, तैयार की जाती है। रेशम का उत्पादन करने में चीन प्रथम स्थान पर है। चलो रेशम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रेशम को क्या बोलते हैं, सिल्क, सिल्क भी बोलते हैं रेशम को। रेशम यानी सिल्क एक जांतव रेशा है, जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा है, जांतव रेशा है। तथा रेशम यानी सिल्क जांतव रेशा तथा रेशम कीट से, रेशम के कीट से या रेशम कीट से रेशम के फाइबर, रेशम के फाइबर यानी रेशम के रेशे, रेशम के रेशे, और दूसरा नाम है रेशे क्या बोलते हैं, फाइबर। क्या बोलते हैं, फाइबर। सबसे पहले रेशे प्राप्त होते हैं, रेशे से क्या बनता है, धागे, धागे से बनता है कपड़ा। ठीक है ना, तो रेशम के रेशे, रेशम सिल्क जो है एक जांतव रेशा है, जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा है, तथा रेशम कीट से रेशम के रेशे फाइबर प्राप्त होते हैं। फिर रेशम प्राप्त करने के लिए, यहाँ से लिखना, रेशम प्राप्त करने के लिए, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना, रेशम कीट को पालना, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट जो है उसको पाला जाता है, क्योंकि रेशम कीट से ही रेशम प्राप्त होता है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना, रेशम कीट पालन, इसको सेरीकल्चर कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, आगे लिखो, चलो ये भी लिखो कि रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। जैसे देखो, रेशम उत्पादन में, ये नोट लगा के लिखो, रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो सबसे अधिक रेशम
टीम द्वारा भी उत्पादित की जाती है, रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। अब इसका भी पढ़ेंगे, रेशम कीट होता है उसका जीवन चक्र। रेशम कीट का जीवन चक्र यानी रेशम कीट जो होता है उसका जीवन चक्र कैसे होता है। रेशम का कीट है तो जो मादा रेशम होती है, मादा यानी औरत। रेशम में भी रेशम कीट दो प्रकार के होते हैं, मादा और होता है नर। नर तो आप भी होता है, मादा होती है औरत। तो मादा यानी औरत वही तो अंडे देती है। तो मादा जो रेशम कीट है वह अंडे देती है और उससे एक कैटरपिलर या लार्वा निकलता है बाहर। कैटरपिलर लार्वा इली कहते हैं। फिर वह अगली अपने विकास के लिए जैसे अगली सीढ़ी में जाता है, अगली पीढ़ी में जाता है, तब आगे जाता है, अपना विकास करता है, जैसे प्यूपा या कुछ बनता है। फिर उसके चारों तरफ कांट की आकृति में ऐसे रेशे जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है, कोकून। और उस कोकून से ही रेशम प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो रेशम कीट जीवन चक्र में है, ये हम कल पढ़ेंगे विस्तार से। तो आप इसको नोट कर लो। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है बेटा, ओके, गुड बाय, थैंक यू।